मुझे नहीं मालूम कि दूसरे रोज पोशाली के इंटरव्यू का क्या नतीजा निकला। मैं 2 दिन तक अपने क्वार्टर में ही रहा। मैंने छोटी छोटी मूछें रख ली थी। तीसरे रोज मैं भी मामूली से कपड़े पहनकर अपना शनाख्ती कार्ड जेब में रखकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। सिफारत खाने का जो आदमी इंटरव्यू लेने पर मामूर था, उसने मुझसे हिंदुस्तानी में ही बात की। इसकी वजह शायद ये थी कि वो खुद सिंहाली या तमिल जबान नहीं जानता था। कोई जुमला वो अंग्रेजी में भी मुझसे पूछ लेता, क्योंकि जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि जनूबी भारत और लंका में मजदूर भी अंग्रेजी में अपना माफियू ज़मीर अदा कर लेते हैं। यहाँ अंग्रेजी का मयार बहुत ऊंचा है और पहली जमात ही से अंग्रेजी जबान सिखाई जाती है। मेरा शनाख्ती कार्ड देखा गया, मेरी उंगलियों के निशान लिए गए। मेरा ओहदा किसी क्लर्क का नहीं बल्कि किसी मामूली फराश का था। उसके लिए सिफारत खाने वालों को ज्यादा छानबीन की जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये लोग मामूली ओहदों पर मकामी लोगों को सिर्फ 2-3 माह के लिए ही नौकर रखते थे और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने से निकाल दिया करते थे। खुदा का शुक्र है कि मैं इंटरव्यू में कामयाब हो गया और उसी वक्त मुझे ड्यूटी पर लगा दिया गया। मेरी ड्यूटी पहली मंजिल के उन कमरों में लगी जहाँ सिफारत खाने का ऑफिस था। जहाँ मेरी आंखें पोशाली को तलाश कर रही थीं, मगर वो मुझे कहीं नजर न आई। एक बांस का डंडा जिसके आगे सूत्र की झालरें लगी थीं, एक पहियों वाला ड्रम और सूती कपड़े के टुकड़े और फर्श और मेज साफ करने वाले केमिकल्स की 2-3 बोतलें मेरी तहवील में दे दी गई थी। पहली मंजिल में ही राहदारी के पीछे एक तंग और बिल्कुल छोटा सा कमरा था जहाँ मैंने ये सारी चीजें जाकर रख दी। एक दाढ़ी वाले गोरे चिट्टे आदमी ने मुझे समझा दिया कि मैं दिन में 2 मरतबा यानी सुबह और शाम को राहदारियों के फर्श पर पॉलिश करूंगा। दरमियान में दोपहर और सपहर के वक्त मेजों और राखदानों यानी एस्ट्रेस को साफ करूंगा। इसके अलावा दिन में 2 बार कोठी के पोर्च और उसकी सीढ़ियों पर भी गीला ब्रश फेरूंगा। मैंने उसी वक्त ब्रश और बाल्टी पकड़ी और पोर्च में आकर फर्श की सफाई पर लग गया। अभी तक मैंने सिफारत खाने के सारे कमरे नहीं देखे थे और मुझे पोशाली वहां नजर नहीं आ रही थी। दोपहर तक मैं यूं ही पोर्च, सीढ़ियों और राहदारी की सफाई में लगा रहा। खाने का वक्त हुआ तो मैंने अपनी सफाई का सामान तंग सी कोठरी में रखा और बाहर पोर्च के एक तरफ बैठकर बीड़ी पीने लगा। सामने वाले बागीचे में एक स्याह फाम सिन्हाली बाड़ के फालतू पत्तों को काट रहा था। सिफारत खाने के गेट पर सिन्हाली गार्ड पहरे पर मौजूद था। गेट का दरवाजा बंद था। जब कोई गाड़ी आती या कोई गाड़ी बाहर जाती तो गेट खोल दिया जाता। कोठी के ऊपर उस सिफारत खाने के मुल्क का झंडा लहरा रहा था। मैं उठकर माली के पास चला गया और तमिल जबान में उससे पूछा कि यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। माली ने मेरी तरफ देखकर कोहनी से माथे पर आया हुआ पसीना पूंछा और बोला, तुम फराश हो, आज ही नौकरी पर लगे हो? मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, भगवान की दया से काम मिल गया, यूं ही बेकार था। माली ने बताया कि पीछे सिफारत खाने की एक कैंटीन है, वहाँ जाकर कुछ खा पी लो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास यहाँ का कार्ड नहीं होगा पहरेदार तुम्हें बाहर जाने या अंदर नहीं आने देगा। मुझे आईडी कार्ड नहीं मिला था, चुनाचे सिफारत खाने की कैंटीन की तरफ चल दिया। ये कैंटीन एक गैराज में बनी हुई थी और जहाँ सिर्फ अमले के मकामी लोग ही आकर चाय वगैरह पीते थे। खाने का यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। मैंने डबल रोटी के 2 टुकड़े चाय के साथ खाए और कैंटीन वाले को अपना नाम बताया। उसे कहा कि मैं यहाँ फराश लगा हूँ। उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी और चाय बनाने में मसरूफ रहा। लंच का वक्त खत्म हुआ तो मैं वापस अपने तंग कमरे में आकर बैठ गया। ये कमरा नहीं था बल्कि दीवार में अंदर की जानिब एक शगाफ डालकर सिर्फ उतनी जगह बना दी गई थी कि वहाँ मैं सफाई का सामान रख कर खुद दीवार से टेक लगाकर बैठ सकता। यहाँ मैं अपने पाँव नहीं फैला सकता था। मुझे सिफारत खाने के अंदर बीड़ी वगैरह पीने की इजाजत नहीं थी। दोपहर के वक्त मैंने केमिकल की प्लास्टिक की बोतल और सूती कपड़ा लिया और मेजों पर एस्ट्रेस की सफाई शुरू कर दी। मेरे कांधे के साथ प्लास्टिक का एक झूला लटक रहा था जिसमें मैं राख दानों की खाक, सिगरेटों के टुकड़े और इधर उधर बिखरे हुए कागज वगैरह उठाकर डाल देता था। मेज पर गैर मुल्की लोग ही काम करते थे। मुझे देखकर वो जरा सा मुस्कुराते। मैं सलाम करके राखदान साफ करता, फिर मेज की सतह पर थोड़ा सा केमिकल डालकर तेजी से पोंछकर उसे चमकाता और दूसरी मेज की तरफ चल देता। अभी तक मुझे पोशाली कहीं दिखाई नहीं दी थी। मैं हैरान हो रहा था कि वो कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे यहाँ नौकरी न मिल सकी हो। लेकिन पोशाली जैसी खुशशक्ल नौजवान लड़की, फिर ये नौकरी आर्जी है। 2-3 महीनों के बाद उसे भी यहाँ से निकाल दिया जाना था। फिर उसको मुलाजिम रखने में यहाँ किसी को कबाहत नहीं होनी चाहिए थी। दफातर के कमरे ज्यादा नहीं थे। एक जीना राहदारी में से ऊपर वाली मंजिल को जाता था। ऊपर सफाई करने वाला फराश अलग था।
जो सीढ़ियां और ऊपर वाली मंजिल की सफाई करता था। मैंने वो जीना भी देख लिया था जो नीचे तय खाने वाली मंजिल को जाता था। वहाँ एक सिनहाली औरत सफाई पर मामूर थी। मैंने दफ्तर के तमाम कमरों की सफाई कर दी और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया, जहाँ मैं बीड़ी नहीं पी सकता था। दिल बीड़ी पीने को चाहा तो उठ के बागीचे में आ गया और बाड़ के पास जमीन पर खाकरोबों की तरह बैठ कर बीड़ी पीने लगा। अभी मैं बैठा ही था कि एक वैगन गेट से गुजर कर पोर्च में आकर रुक गई। उसमें से एक स्कर्ट में मलबूस गैर मुल्की चिट्टी औरत और एक वैसी ही रंगत वाला जवान आदमी बाहर निकला। उन दोनों के पीछे पोशाली वैगन से उतरी। उसने हाथ में चमड़े का एक थैला उठा रखा था। मैं बीड़ी फेंक कर उठ खड़ा हुआ। पोशाली ने मुझे देख लिया था। वो दोनों सिफारत खाने के अहलकारों के पीछे पीछे लॉबी में से गुजरती हुई राहदारी में दाखिल हो गई। मैं भी राहदारी में आ गया। राहदारी के आखिर में जो जीना नीचे की तहखाने वाली मंजिल में जाता था, पोशाली उस गैर मुल्की जोड़े के साथ उस जीने से नीचे उतर गई। पोशाली को भी उस सिफारत खाने में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, हौसला और तसल्ली भी हुई। ये मुझे इल्म हो गया था कि पोशाली को निचली जमीन दोज मंजिल में काम मिला है, क्योंकि वो उसके बाद ऊपर नहीं आई थी और मैंने दोपहर के वक्त कॉरिडोर और लॉबी के फर्श को साफ करना शुरू कर दिया था। छुट्टी होने में 1 घंटा बाकी रह गया था। मैंने आध घंटे में कॉरिडोर और लॉबी के फर्श को चमका कर रख दिया। मैं कॉरिडोर में अपने ठिकाने के अंदर सुकड़ कर बैठा था कि सिनहाली चपड़ासी ने आकर हकारत आमेज लहजे में कहा, मुझे अंदर हेड क्लर्क साहब बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उठकर अंदर गया। हेड क्लर्क उसी मुल्क से ताल्लुक रखता था जिस मुल्क का ये सिफारत खाना था। हेड क्लर्क ने मुझे एक ताश के पत्ते से आधे साइज का ID कार्ड दिया जिस पर मेरी तस्वीर और सिफारत खाने की मोहर लगी थी। उसने मुझे हिंदुस्तानी में समझा दिया कि अगर ये ID कार्ड मुझसे गुम हो गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने हाथ जोड़कर भारतीय या सिनहाली तमिलों की तरह कहा कि मैं उसे गुम नहीं होने दूंगा साहब। छुट्टी हुई तो सिफारत खाने के अहाते से निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। चौक में से मैंने बस पकड़ी। क्वार्टर में आकर मुंह हाथ धोया, बालों की कंघी की, बाहर रेस्टोरेंट में जाकर चाय का एक गिलास पिया और फिर बस में सवार होकर शहर से बाहर एक पार्क में आकर दरख्त के नीचे बैठ गया। इस गैर मुल्की सिफारत खाने में काम करते हुए मुझे और पोशाली को 15 दिन गुजर गए थे और अभी तक हमें कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। अभी तक मैं जमीन के नीचे वाली मंजिल में भी नहीं जा सका था। मैं दफ्तर में पोशाली से कोई बातचीत नहीं कर सका था और पोशाली के घर पर जाने की भी मुझे इजाजत नहीं थी। इसी दौरान में मैंने पोशाली को दूसरी यानी अपनी वाली मंजिल पर एक दुबले पतले गैर मुल्की से मुस्कुरा कर बातें करते और जीने से नीचे उतरते भी देखा। मुझे यकीन था कि यही वो जमीन दोस्त सीक्रेट ऑफिसर है जिसके पास फौलादी सेफ के ताले की कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन से मतलब ये था कि वो लफ्ज जिसको मिलाने से सेफ का ताला खुल जाता था। बाद में इसकी तस्दीक हो गई कि यही वो ऑफिसर था और उसका नाम ही समरनॉफ था। गोया पोशाली ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से हम बड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे। 15 दिन गुजर गए थे और अगर इस तरह मजीद 15 दिन गुजर जाते तो हमारे पास अपने मिशन को कामयाबी से हमकनार करने के लिए बहुत ही थोड़ा वक्त रह जाएगा और उसके बाद तो हमें सिफारत खाने से छुट्टी मिलने वाली थी। अपने एजेंट ने सिफारत खाने से बाहर एक दूसरे से राब्ता पैदा करने से मना किया था। इसी दौरान में मुझे भी निचली मंजिल में जहां आहनी सेफ था जाने का मौका नहीं मिला था। मेरी कमांडो तबीयत एक्शन लेने को बेचैन हो रही थी। वैसे वक्त भी गुजरता चला जा रहा था। मैं इसी उधेड़पुन में एक रोज दोपहर लंच के वक्त खाली राहदारी साफ कर रहा था कि पोशाली को मैंने तय खाने के जीने पर से निकलकर राहदारी से आते देखा। उसने जानबूझकर स्टेशनरी फर्श पर गिरा दी। मैं जल्दी से झुककर रजिस्टर और कागजात उठाने लगा, वो भी अंग्रेजी में शुक्रिया कहकर कागजों के दस्ते और फाइल कवर उठाने लगी। ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया था। नीचे झुकते ही उसने दबी जबान में कहा, आज रात मेरे फ्लैट पर अंधेरा हो जाने के बाद आना। वो स्टेशनरी इकट्ठी करने के बाद एक बार फिर मुस्कुरा कर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए ऑफिस की तरफ चल दी। पोशाली के इस पैगाम से मुझे बड़ा हौसला हुआ और अपनी मंजिल रोशन नजर आने लगी। छुट्टी के बाद मैं मामूल के मुताबिक सीधा अपने क्वार्टर में आ गया। शाम तक अपने क्वार्टर में ही बैठा अखबारात वगैरह पढ़ता रहा। जब रात हुई तो चौक वाले रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया और फिर बस पकड़कर पोशाली के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। बादलों से घिरी हुई रात सड़कों और शहर में रोशन थी, मगर पोशाली के समंदरी साहिल के इलाके में काफी अंधेरा था। कहीं कहीं खंबे पर बिजली के बल्ब रोशन थे। मुझे पोशाली का फ्लैट याद था। मैं साहिल समंदर की जानिब से एक छोटी सी अंधेरी वीरान सड़क पर आ गया जो पोशाली के बोसीदा आसेब ज़दा फ्लैट के सामने से गुजरकर आगे गाल रोड से जाकर मिल जाती थी। पोशाली के फ्लैट के बाहर घुप अंधेरा था। सिर्फ कोने
सामने वाले कमरे की खिड़की पर धीमी रोशनी हो रही थी। मैं चुपके चुपके दरख्तों के करीब से गुजरता हुआ फ्लैट के मेन दरवाजे पर आकर रुक गया और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। ये एक मखसूस दस्तक थी। थोड़ी देर के बाद पोशाली ने दरवाजा खोल दिया। वो मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजा बंद करने के बाद वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई। कमरे में धीमी रोशनी का बल्ब दीवार के साथ लगे ब्रैकेट में रोशन था। पलंग पर पुराने कपड़े और चादरें बिखरी पड़ी थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। पोशाली पलंग पर बैठ गई। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। पोशाली ने उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांक कर देखा। दूसरी तरफ फ्लैट का अकबी हिस्सा था। उधर से समंदर की हवा आ रही थी। पोशाली ने खिड़की बंद कर दी और मेरे पास आकर बैठते हुए बोली, जिस आदमी के पास चाणक्य प्लान के सेफ के ताले की कॉम्बिनेशन है, मुझे उसे अपने काबू में करने की हिदायत की गई थी। मैंने बहुत जल्द ये मालूम कर लिया है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये शख्स जिसका नाम समरनॉफ है पत्थर का बना हुआ है, बल्कि एक चलता फिरता पत्थर है। उस पर किसी चीज का असर नहीं होता। मैं समझती हूँ कि सिफारतकारों ने इस मकसद के लिए एक बेहतरीन आदमी चुन कर रखा है। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी कोशिश जारी रखो। वो झुंझला कर बोली, तुम शायद नहीं जानते कि मैं आदमी के दिल को चीर कर उसकी तह तक पहुंच जाती हूँ। समरनॉफ जिस मिट्टी का बना हुआ है, उसको माताहारी जैसी शोरा आफाक जासूसा भी अगर आ जाए तो अपने जेर असर लाने में कामयाब नहीं हो सकेगी। और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हमें बहुत जल्द चाणक्य प्लान के ब्लूप्रिंट को चुरा कर यहाँ से सरहद पार भिजवाना है। हम जितनी देर करेंगे, खतरा तुम्हारे वतन पाक की फजाओं के करीब तर होता जाएगा। पाकिस्तान तुम्हारा वतन है, लेकिन मुझे उससे अपने वतन की तरह मोहब्बत है, इसलिए कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और यहाँ इस्लाम का परचम लहराता है। उसकी फजाओं में सुबह शाम अजानों की सदाएं गूंजती हैं। तुम ही बताओ कि तुम मजीद इंतजार कर सकते हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं इस पत्थर के आदमी समरनॉफ में शगाफ डालने की कोशिश करती हूँ तो एक बरस बाद शायद इस सतह पर हल्का सा निशान डालने में कामयाब हो सकूं। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम भी बुनियादी तौर पर कमांडो हो और मैं भी बुनियादी तौर पर कमांडो हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ कमांडो एक्शन ही में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें बढ़कर हमला करना होगा, हल्ला बोलना होगा, और मुझे यकीन है कि अगर हमने बेहतरीन प्लानिंग के साथ हमला किया तो कामयाबी हमारे कदमों में होगी। पोशाली के दलाइल ने मुझे कायल कर लिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि हम बुनियादी तौर पर कमांडोज थे, दलेर, जर्री और अपनी जान पर खेल जाने वाले कमांडोज। मौत जिनके सामने सरनिगू होती है, मौत को जो कभी खातिर में नहीं लाते और जिनकी ज़र्ब इंतहाई कारी होती है। ये 100 सुनार की नहीं बल्कि एक लोहार की ज़र्ब होती है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे ख्यालात की तायद करता हूँ पोशाली, मगर क्या तुम्हारे जहन में कोई प्लान है? मेरा मतलब है, तुमने आहनी सेफ का जायजा लिया है और ये मालूम भी किया है कि वहाँ के क्या हालात हैं और वहाँ रात को गार्ड्स का पहरा कहाँ कहाँ होता है। पोशाली कहने लगी, जिस तहखाने में ये आहनी सेफ दीवार में लगा है, वहाँ रात को किसी का पहरा नहीं होता। पहरा सिर्फ बाहर सिफारत खाने के पोर्च में होता है, जहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक 2 गैर मुल्की पहरा देते हैं। लेकिन सेफ की हत्थी को एक अलार्म से मुंसलिक किया गया है। कॉम्बिनेशन मिलाकर सेफ को खोलना दूर की बात है। अगर कोई बाहर का आदमी सेफ के हैंडल को हाथ भी लगा दे तो सिफारत खाने के सारे कमरों के अलार्म चीख उठेंगे। हमें कॉम्बिनेशन मालूम करने की बजाय सबसे ज्यादा इस अलार्म को बेकार करने की जरूरत है। मैं नहीं समझती कि ये ऑफिसर समरनॉफ दुनिया की हसीन से हसीन तर औरत के दाम में उलझकर उसे कॉम्बिनेशन के हुरूफ बता देगा। अगर हम इस कॉम्बिनेशन के पीछे लगे रहे तो हम यहाँ अपना वक्त जाया करेंगे और बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा जब सिफारत खाने वाले अपने रिवाज के मुताबिक हमको नौकरी से जवाब दे देंगे। उस वक्त हमें बाहर से कमांडो एक्शन करना पड़ेगा। तो क्यों ना इस वक्त ही हम कमांडो एक्शन पर अमल करें जब हमें सिफारत खाने के अंदर रहने का मौका हासिल है। मैंने उसकी हाँ में पुरजोर हाँ मिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ पोशाली। तुम मुझे बताओ कि हमें सेफ तक पहुँचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना होगा। पोशाली उठकर मुख्तसर से कमरे में टहलने लगी। वो बेचैन और पुरजोश थी। मैंने इस औरत को बेदर्दी और संगदिली से इंसानों को हलाक करते हुए देखा था। मैं जानता था कि वक्त आने पर वो अपनी जान पर भी खेल जाएगी। मैं खामोश था। पोशाली टहलते हुए किसी अहम नुक्ते पर गौर कर रही थी। वो गहरी सांस लेकर पलंग पर बैठ गई और मेरी तरफ देखकर बोली, हमें आधी रात को हमला करना होगा। हम बाहर से सिफारत खाने में दाखिल होंगे। मैंने सेफ के खतरे के अलार्म का राज मालूम कर लिया है। तहखाने के जीने में एक सॉकेट लगा है। उसके अंदर अलार्म का तार कमरे के तारों से जुड़ जाता है। अगर हम इस तार को काट कर अलग कर दें तो चाहे हम सेफ पर हथौड़े चलाना शुरू कर दें तो भी अलार्म नहीं बजेगा। मैंने पोशाली से पूछा, लेकिन सेफ खुलेगा कैसे? सवाल तो ये है। पोशाली ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सेफ को वही ऑफिसर खोलेगा जिसके पास सेफ के ताले का कॉम्बिनेशन है। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तुम ये कहना चाहती हो कि समरनॉफ खुद वहां आकर सेफ को हमारे लिए खोल देगा? पोशाली ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, ये सेफ सिर्फ वही खोल सकता है। अगर उस पर सुबह तक हथौड़े चलाते रहें तब भी सेफ पर कोई असर नहीं होगा और हम पकड़े जाएंगे। मैंने ये भी देख लिया है कि वो किसी ऐसी धात से तैयार किया गया है कि जिस पर किसी
کسی تیزاب کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں میں نے وہاں بڑی چالاکی سے معلوم کی ہیں۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ سیف کو سمرنوف ہی کھولے گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا مگر وہ کیسے؟ پوشالی نے کہا سمرنوف وہیں سفارت خانے میں رہتا ہے، دوسری منزل میں کونے والے کمرے کو اس نے اپنی رہائش گاہ میں تبدیل کر رکھا ہے۔ وہ وہاں فیملی کے بغیر رہتا ہے۔ گال فیس ہوٹل سے واپس آ کر وہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیتا ہے اور وہیں تھوڑی دیر مطالعہ کرنے کے بعد سو جاتا ہے۔ ہمیں اس جگہ رات کے اندھیرے میں اٹیک کرنا ہوگا۔ میں ایک کمانڈو کی حیثیت سے پوشالی کے آپریشن کو سمجھ گیا تھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے بولی، لیکن اس کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے اور اسلحہ ہمیں اپنا ایجنٹ شاید فراہم نہ کر سکے، کیونکہ وہ ہمیں اس کمانڈو مشن کی کبھی اجازت نہیں دے گا۔ وہ نہیں جانتا کہ کمانڈو کون ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے کسی آپریشن پر عمل کرتا ہے اور اس کا حملہ کس قدر اچانک اور کاری ہوتا ہے۔ میرے اندر کا کمانڈو بھی انگڑائیاں لیتا ہوا بیدار ہو گیا تھا۔ میرے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگیں۔ میں نے کہا ریوالور ہمارے پاس موجود ہے، ایک کمانڈو چاقو ہے، اگر اس کے علاوہ اسلحے کی ضرورت پڑی تو ہم اسی سفارت خانے کے گارڈ سے حاصل کر لیں گے۔ کمانڈوز ہمیشہ دشمن سے اسلحہ حاصل کرتا ہے۔ پوشالی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر وہی سنگدلی اور بے دردی نظر آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور پرجوش آواز میں بولی، ہم کل رات اٹیک کریں گے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور پوشالی کے بازو کو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے کمانڈو اٹیک کی تفصیلات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ دو باتیں ہم نے طے کر لی تھیں۔ پہلی یہ کہ اس آپریشن کا ذکر ہم اپنے ایجنٹ سے نہیں کریں گے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ اس قسم کے جارحانہ اٹیک کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ سراغ رسانی کے تمام اصولوں پر عمل کرتے ہوئے سمرنوف سے تعلقات استوار کر کے اس سے آہنی سیف کی کمبینیشن حاصل کرنے کی تلقین کرے گا۔ ہم اپنے مشن کی کامیابی کے بارے میں اتنے پر امید تھے کہ جیسے کل رات کو چانکیہ پلان کا بلو پرنٹ ہماری جیب میں ہوگا اور جب ہم وہ اپنے ایجنٹ کو دکھائیں گے تو وہ بھی دنگ رہ جائے گا۔ دوسری بات ہم نے یہ طے کی تھی کہ ہم بلو پرنٹ کی اوریجنل کاپی یعنی ماسٹر کاپی اڑائیں گے، اس کی فوٹو نہیں لیں گے، کیونکہ مجھے گمان تھا کہ یہی اوریجنل ماسٹر کاپی ہے اور اگر ہمارے ہاتھ آ جاتی تو پاکستان کے خلاف بھارت کی جارحانہ نیوکلیائی سرگرمیوں کا ایک پلان کافی عرصے تک ملتوی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں ابھی تک سفارت خانے کی نچلی زمین دوز منزل میں نہیں گیا تھا، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر پوشالی کام نچلی منزل پر کرتی تھی اور اس کے چپے چپے سے واقف تھی۔ پوشالی نے نقشہ کھول کر سامنے رکھ لیا اور جو زینا گراؤنڈ فلور کے کوریڈور سے نچلی منزل کو جاتا تھا اس پر انگلی رکھ کر بولی، ان سیڑھیوں کے آخر میں دیوار پر ساکٹ لگا ہے جس میں الارم کے تار سفارت خانے کے باقی کمروں میں لگے ہوئے الارموں سے منسلک ہیں۔ زینے میں پہنچنے کے بعد ہمارا پہلا کام اس ساکٹ کے تاروں کو کاٹنا ہوگا، اس کے بعد ہم نچلی منزل میں آئیں گے۔ اس وقت سفارت خانے کا سیکرٹ آفیسر مسٹر سمرنوف ہمارے ساتھ ہوگا، کمبینیشن وہی بتائے گا بلکہ سیف وہی کھولے گا۔ پوشالی کی یہ ترکیب میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک ترقی یافتہ ملک کے آزمودہ کار سیکرٹ آفیسر کو اغوا کر کے بطور یرغمالی اپنے ساتھ رکھنا کم از کم مجھے ناممکن لگتا تھا۔ میں نے کہا پوشالی فرض کر لیا ہم سمرنوف کو اس کے کمرے سے اغوا کر کے اپنے ساتھ نچلی منزل میں لے جاتے ہیں، ہم نے منہ بند کر کے رکھا ہے، ہم نے اسے جکڑ رکھا ہے، لیکن وہ کمبینیشن ہمیں کیوں بتائے گا؟ وہ تو جہاں تک میرا خیال ہے جان پر کھیل جائے گا، لیکن سیف کا کمبینیشن ہرگز نہیں بتائے گا۔ اور پھر یہ خطرہ ہمارے سر پر منڈلاتا رہے گا کہ وہ کسی بھی وقت ہمارے قابو سے نکل کر ہمارے لیے بھلائے ناگہانی بن سکتا ہے، پھر وہ کوئی بھی چال چل سکتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آہنی سیف کے اندر بھی کوئی ایسا خفیہ بٹن لگا ہو جس کو دبا کر وہ سفارت خانے کے گارڈز کو ہوشیار کر دے اور ہم وہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیے جائیں۔ پوشالی نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ رومال سے جذب کرتے ہوئے کہا، تم عیار جاسوسوں کی طرح سوچتے ہو، کمانڈو بن کر سوچو۔ اگر ہم ان تفصیلات میں پڑے رہے تو یاد رکھو ہم اپنے مشن پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے، خواہ ہم وہاں 2 مہینے تک پڑے رہیں۔ سیکرٹ آفیسر سمرنوف سے آہنی سیف کے تالے کا راز کس طرح اگلوانا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ میں روسی نژاد ہوں، میں روسیوں کے خمیر سے واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ روسی اس وقت تک بہادر ہوتا ہے جب تک موت اس کے سامنے نہیں آن کھڑی ہوتی۔ موت کو سامنے دیکھ کر روسی پسپا ہو جاتا ہے۔ جب نیپولین نے روس پر حملہ کیا تو روسیوں نے اپنے اسی کردار کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی جرمنوں کے خلاف انہوں نے ایسا ہی کیا۔ موت دشمن کے ہمرکاب تھی، روسیوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور پھر روس کو سب سے مہلک ہتھیار سردی نے ادموا کر دیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا تو جرمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ میں خاموشی سے پوشالی کی باتیں سن رہا تھا، صرف 10% وہ مجھے قائل کر سکی تھی۔ روسیوں کے بارے میں اس کے اندازے یا تجربے محل نظر تھے۔ وہ کہہ رہی تھی سمرنوف کو اغوا ہو جانے کے بعد ہر حالت میں مرنا ہوگا، وہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن مرنے سے پہلے وہ کمبینیشن بتا دے گا۔ اس کا مجھے یقین ہے۔ تم دوسری تفصیلات کو ذہن نشین کرنا شروع کر دو۔ دوسری تفصیلات
तफसीलात पहले ही से मेरे जहन नशीन हो चुकी थीं। मैं अभी तक अपने मिशन के बारे में ज्यादा पुरुम्मीद नहीं था। मुझे शुबा था कि समरनॉफ जैसा जिम्मेदार ऑफिसर पोशाली के आगे हथियार डाल देगा, लेकिन हमारा प्लान उस मकाम तक पहुंच गया था कि अब हमारा वापस आना मुहाल था। एक ख्याल दिल में ये भी था कि हो सकता है अंधेरे में चलाया हुआ तीर निशाने पर जा लगे, क्योंकि दूसरी सूरत में हमें देर लग जाती और इस असना में हमारे सिफारत खाने में मुलाजिमत की मुअय्यना मुद्दत पूरी हो जाती, जिसके बाद सिफारत खाने के मकामी लोगों को मुलाजिमत से जवाब देकर दूसरे उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता था। पोशाली ने अब नक्शे के कोने में एक जगह उंगली रखकर कहा, ये समरनॉफ का क्वार्टर है जहाँ वो अकेला रहता है। इसको एक रास्ता सिफारत खाने के अकबी कॉरिडोर से जाता है और दूसरा रास्ता बागीचे की दीवार के करीब से क्वार्टर के किचन के पिछले दरवाजे की तरफ जाता है। हमें उसे किचन वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होना होगा। मैंने कदरे तशवीश के साथ कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हम समरनॉफ को अगवा करेंगे और उसके बाद जीने के बाहर पहरा देने वाले गार्ड को काबू करेंगे। पोशाली ने पुरअज़्म लहजे में कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या तुम्हें कोई शक है? क्या तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो? मैंने दबी जबान में कहा, खतरा मुझे अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि अपने मिशन की कामयाबी के लिए है। मेरा मतलब ये है कि कॉरिडोर में जो गार्ड्स नाइट वॉच पर मौजूद होंगे वो कोई अनाड़ी नहीं होंगे। यकीनी तौर पर वो भी कमांडो ही होंगे, या कम से कम उन्हें कमांडो की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जरूर मिली होगी। अगर हम अचानक उनको दबोचने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में नाकामी हमारा मुकद्दर होगी। और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त सीक्रेट ऑफिसर समरनॉफ भी हमारे साथ होगा, क्योंकि हमने उसकी मुश्कें कसकर टेप से मुंह बंद कर रखा होगा, लेकिन वो हमारे लिए ऐन वक्त पर मुसीबत बन सकता है। पोशाली ने नक्शे पर अपनी दोनों हथेलियों को फैला कर रखा और मेरी तरफ जरा सा झुक कर बोली, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम एक अय्यार जासूस से कमांडो बने हो। तुम अगर मेरे साथ इस मुहिम पर जाना पसंद नहीं करते तो ना सही, मैं इस्लाम और पाकिस्तान के लिए अकेली भी ये मुहिम सर कर सकती हूँ, खा इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैंने जल्दी से कहा, यही मैं तुम्हें कहना चाहता था पोशाली, कि किसी सूरत में हमारी जान नहीं जानी चाहिए। हमें इस किस्म का प्लान तैयार करना चाहिए कि दुश्मन हर हालत में हमारे काबू में हो और हम जिंदा भी रहें। तुमसे इस प्लान की तफसीलात और जुजियात के बारे में ही सवाल जवाब कर रहा हूँ। पोशाली ने सांस खींचकर अपना सर पीछे डाल दिया, फिर सर को झटक कर बोली, मेरे दोस्त, अगर तुमने ये तय कर लिया है कि इस मिशन में मेरे साथ होगे तो बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। जैसे मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। क्या तुम तैयार हो? मैं उसे क्या जवाब देता? अगर नहीं कहता तो वो मुझे बुज़दिल समझती कि मैं तो उसके मुल्क और इस्लाम की खातिर अपनी जान की बाजी लगा रही हूँ और ये पीछे हट रहा है। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने पोशाली के हाथ पर हाथ रख दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम कहोगी वही करूंगा। पोशाली ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक बार फिर नक्शे पर नजरें जमाती। हम समरनॉफ के क्वार्टर वाले अकबी बागीचे की दीवार फांद कर अंदर दाखिल होंगे। सबसे पहले हम समरनॉफ को काबू करेंगे। ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो रात के 10-11 बजे के बाद माउंट लिविनिया क्लब से ब्रिज खेलकर वापस आता है, थोड़ी देर मुताला करता है और म्यूजिक सुनता है, फिर सो जाता है। बस उसी वक्त हमें हमला करना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।